जय हिंद साथियों, कंपटीशन स्टडी के मंच पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े साथियों, जिसमें कुछ साथियों ने कहा कि सर आप रीड के हिसाब से कुछ हमें गाइड करें। तो देखिए, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उन वीडियोज़ में सभी फैक्ट को मैं क्लियर करता हूँ, सभी फैक्ट्स को मैं एलाबोरेट पूरी तरह से उनकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। जो वीडियोज़ आरएस के लिए बनेगा, मान के चलिए वो सारे टॉपिक रीड के लिए क्लियर हो जाते हैं। हालांकि उसमें चाहे वो सरल तथ्य है या थोड़ा डीप तथ्य है, सभी को टच करता हूँ मैं। अब आप रीड की कर रहे हैं तो आज का जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें सिर्फ रीड से संबंधी कुछ पॉइंट्स को मैंने लिया है। रीड की अगर जब बात करते हैं तो रीड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें मीडियम या सिंपल लेवल के प्रश्न आते हैं, उसमें इतने डीपली या थोरो नॉलेज वाले नहीं आते हैं। लेकिन जितनी बातें मैं वीडियोज में समझाता हूँ वो सारी बातें रीड के विद्यार्थियों पे, रीड के साथियों पर भी लागू होती है। उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन रीड में आते हैं। खैर ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं और अभी डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो ये जो मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो सारा रीड के लिए है और किस प्रकार से बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपके रीड में आते हैं राज्य व्यवस्था के अंदर, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं मैं। निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद 87 में उल्लेखित है? ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं आपके सामने विकल्प रख रहा हूं उन सभी को। पहला विकल्प है ए, लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति। ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ऑप्शन सी, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा पेश किए गए किसी भी व्यक्ति के सजा में संशोधन। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, आपके रीट में इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं और ये जो मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ, जो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सारे मीडियम और सिंपल लेवल के हैं। और डेफिनेटली आपके क्या है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके सामने प्रश्न भी ये आएंगे और आप जवाब देने में भी आपको क्या है, बहुत आनंद की फील होगी। चलिए, इसमें मैंने जो प्रश्न रखा उसका आंसर सही है, आपके सामने दिया हुआ है पूरा डिटेल, आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 87, अभी व्याख्या कर देता हूं मैं। अनुच्छेद 87 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है। यह उसका सही उत्तर है। नया वर्ष जब लगता है तो नए साल के पहले स्तर में राष्ट्रपति अपना क्या है, पहला अभिभाषण देता है, यानी एड्रेस द फर्स्ट सेशन। और उसके बाद में आम चुनाव होने के बाद में प्रथम स्तर को भी संबोधित करता है राष्ट्रपति। इन दोनों ही विचारधाराओं को स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 87 में, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, बात जब संयुक्त सदन की चलती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त सदन को ही वो संबोधित करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉइंट मीटिंग को बुलाने का तात्पर्य किसी विचार में मतभेद होना है, वो यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ सिर्फ उसका अभिभाषण आता है। अब अगला प्रश्न मेरा जो है वो ये है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित कौन सा तथ्य सही है? आप ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित कौन सा तथ्य सही है? यह अभिभाषण संवर्ती सूची को लेके प्रासंगिक है। ऑप्शन बी, इस अभिभाषण में सरकार की भावी नीतियों व गत उपलब्धियों को बताया जाता है। ऑप्शन सी, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के कुछ असामाजिक गतिविधियों में शामिल विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। ऑप्शन द, इस अभिभाषण में राष्ट्रपति न्यायिक पुनरावलोकन के विषय में अपने विचार रखता है। अब इसका सही उत्तर क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने रखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में
सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो उपलब्धियां हैं, यानी सरकार ने अभी तक क्या किया है उसकी अचीवमेंट्स को बताएगा, और इस अभिभाषण में वो सरकार की भावी नीतियों की व्याख्या करता है, यानी मंत्रिपरिषद की उपलब्धियां और उसकी भावी नीतियों का लेखा जोखा होता है उसका अभिभाषण। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं। राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है उसको तैयार कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रथम विकल्प प्रशासनिक अधिकारी, विकल्प ब महासचिव, विकल्प स वित्त मंत्री, विकल्प द मंत्रिपरिषद। अब आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कौन तैयार करता है। फिर भी आपके सामने मैं उत्तर लेके आया हूं, आप देख सकते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है। देखिए यही इसी टाइप के प्रश्न आपकी रीट में आएंगे। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, सत्र के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव। यह भी आपके प्रश्न बनता, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि अभिभाषण के बाद में सत्र के अंत में किस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। ऑप्शन ए कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन ब धन्यवाद प्रस्ताव, ऑप्शन स अविश्वास प्रस्ताव, और ऑप्शन ये विश्वास प्रस्ताव। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है, और जो बातें मैंने बताई है उनके बाद में अंत में सत्र के अंत में एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। धन्यवाद प्रस्ताव यदि किसी कारण से लोकसभा में सरकार धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित करवा पाती है तो याद रखना कि यहां पे सरकार की नीतिगत हार मानी जाती है और सरकार को फिर से अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये जो मैं आपके सामने बहुविकल्पात्मक प्रश्न रख रहा हूं, यही प्रश्न रीट के सैंपल, आप इनको सैंपल प्रश्न कह सकते हो, यानी एक हिसाब से मॉडल क्वेश्चंस भी आप समझ सकते हो। दूसरा नंबर आता है इसके अंदर कि देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार और बता देता हूं मैं कि संयुक्त सत्र में जो नीति सरकार द्वारा रखी जाती है, राष्ट्रपति अभिभाषण में सरकार की नीतियों को स्पष्ट करता है कि वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार आगे क्या करने जा रही है। उन नीतियों को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बता दिया, लेकिन अभिभाषण समाप्त होने के बाद में दोनों ही सदनों द्वारा अपने अपने सदन की बैठकों में भी इन नीतियों पे विचार किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उस प्रकार के प्रश्नों में ये स्टेटमेंट आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुच्छेद 112, ये आपके सामने पहले रखता हूं मैं। अनुच्छेद 12 में क्या आता है, चलिए क्वेश्चन रख देते हैं आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद 112 में उल्लिखित है? ऑप्शन ए बजट प्रस्ताव, ऑप्शन ब वित्त विधेयक, ऑप्शन स धन विधेयक, और ऑप्शन द समवर्ती सूची। यदि आपने इन सभी महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में पढ़ा है तो आप निश्चित रूप से इनका जवाब दे पाएंगे। अनुच्छेद 112 बजट के प्रावधान के बारे में है, बजट के प्रावधान के बारे में है। आप बजट के बारे में अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनुच्छेद 112 पढ़ना होगा। याद रखना, बजट विधेयक एक धन विधेयक है और यह विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, यदि आपको धन विधेयक के बारे में पढ़ना है तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है धन विधेयक के बारे में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ धन विधेयक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अनुच्छेद 266, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह निम्न में से किस निधि में से मिलता है? अब आपके सामने प्रश्न है और विकल्प में आपको दे रहा हूं। पहला विकल्प है लोक लेखा निधि, दूसरा अनुमान समिति,
हालांकि समिति एक अलग होता है, लेकिन आप किस प्रकार से प्रासंगिक समझेंगे ये आप जाने। ऑप्शन से संचित निधि, ऑप्शन द आकस्मिक निधि। आपके सामने एक रीट का प्रश्न है और आपको इसका जवाब देना है। जवाब आपको है पता, अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूं। संसद को संचित निधि पे नियंत्रण करने का अधिकार है। संचित निधि अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। आपको मैं बताऊं कि जितने भी टैक्स, इनकम टैक्स के रूप में जनता द्वारा जो धन है वो जाता है, वो कहाँ पे जमा होता है, तो याद रखना है कि वो संचित निधि में जमा होता है। और संचित निधि पे नियंत्रण किसका है, वो संसद का नियंत्रण है। अनुच्छेद 266 ये स्पष्ट करता है कि संसद को संचित निधि को यूज में लेने, इस पर नियंत्रण करने का पूरा अधिकार है। राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको वेतन एवं भत्ते जो मिलते हैं, ये जो पदाधिकारी होते हैं उनको वेतन भत्ते सारे संचित निधि से दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बार और भी याद रखनी है कि उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनको जब तक वो सर्विस करते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो जिस स्टेट में उनकी पोस्टिंग, उस स्टेट के हाई कोर्ट द्वारा दी जाती है। लेकिन जैसे वो रिटायर होते हैं उनको पेंशन भी क्या किससे मिलती है, संचित निधि से मिलती है। और जब भी जरूरत पड़ती है धन की, उस समय संसद संचित निधि में से ही निकाल के देती है। अगला क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 265 को लेके। आज का जो है ये वीडियो है वो बहुविकल्पात्मक प्रश्न के रूप में है। अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265 क्या कहता है, इनकम टैक्स की अगर जब हम बात करते हैं तो एक प्रश्न बनता है कि आय कर की जब हम बात करते हैं तो आय कर को निम्न में से किस प्रकार के अनुच्छेद में प्रासंगिक समझेंगे। प्रश्न है जो इनकम टैक्स है उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जो आयकर है उसको निम्न में से किस अनुच्छेद में हम प्रासंगिक समझेंगे। तो आपको मैं बताऊं, ये मैंने आपके सामने आंसर पहले लिख दिया है। अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265 में क्या लिखा हुआ है कि कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद जो वर्तमान सरकार है वो यदि कोई टैक्स लगाना चाहती है या टैक्स लगा के कोई कलेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए उसे विधिगत कार्य करना पड़ेगा, अर्थात उसके लिए पहले इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। वो पहले कानून बनाएगी, उसके बाद ही जनता पे वो टैक्स लगा सकती है और कलेक्ट कर सकती है। बिना विधिगत कार्रवाई के वो न तो जनता से उगाही कर सकती है, न किसी प्रकार का टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इनकम टैक्स एक्ट आप पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार है, इनकम टैक्स लगाने का अधिकार है और कलेक्ट यानी वसूलने का अधिकार है। ये इसी अनुच्छेद के तहत आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधी, बजट से संबंधी और इसके साथ साथ अनुच्छेद 265 से संबंधित। साथियों, बजट के विषय में अलग से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, जिसमें बजट क्या होता है उसकी पूरी व्याख्या मैं करूँगा। क्योंकि बजट क्या है, ये सरकार की आय और खर्चों का लेखा जोखा होता है जो सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है। फरवरी के अंत में इसे पेश किया जाता है, लेकिन संविधान में उल्लेखित नहीं है कि वित्त मंत्री पेश करेगा, कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। अब हम थोड़ा चुनाव से संबंधित तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि रीट की जब बात चलती है तो चुनाव संबंधी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं मैं, निम्नलिखित में से मध्यावधि चुनाव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से मध्यावधि चुनाव का उदाहरण है। आपके सामने विकल्प रखा हूं मैं। पहला विकल्प ए, पहला विकल्प सुनिएगा, ए नई लोकसभा के गठन के रूप में। ऑप्शन बी, किसी भी उम्मीदवार की आकस्मिक मृत्यु के कारण समय से पूर्व। ऑप्शन सी, यदि लोकसभा को समय से पूर्व या विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया जाए। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल शासन लागू करने पर।
अब मध्यावधि चुनाव की जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मिड टर्म पोल, उसका कौन सा कथन इनमें सही है? तो आपको याद रखना है, मध्यावधि चुनाव तभी होते हैं जब समय से पूर्व, यानी 5 साल से पहले चाहे लोकसभा भंग कर दी जाए या फिर विधानसभा भंग कर दी जाए, उसी कंडीशन में मध्यावधि चुनाव होते हैं, मिड टर्म पोल होते हैं। 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। चलिए पहला हम पढ़ लेते हैं आम चुनाव। आम चुनाव कब होते हैं? आम चुनाव चाहे वो लोकसभा का हो या फिर हो विधानसभा का। नई लोकसभा और नई विधानसभा के गठन के लिए जो चुनाव होते हैं वो आम चुनाव कहलाते हैं, जो हर 5 साल बाद होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है उपचुनाव, यानी बाई इलेक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। बाई इलेक्शन कब होते हैं? बाई इलेक्शन तब होते हैं जब किसी उम्मीदवार की आकस्मिक कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उस दरमियान लोकसभा या विधानसभा का जो चुनाव होता है उपचुनाव कहलाता है। अब बात करते हैं तरते मध्यावधि चुनाव, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव तब होते हैं जब लोकसभा या विधानसभा को 5 साल पूरे करने से पहले, यानी निश्चित अवधि से पहले भंग कर दिया जाता है, और फिर जो चुनाव होते हैं वो चुनाव मध्यावधि चुनाव कहलाते हैं। अब कुछ फैक्ट्स और बच गए हैं इलेक्शन से संबंधित, जो मैं चाहता हूं कि आप उनको याद रखें। पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूं मैं। पहली बार आचार संहिता कब लागू की गई थी? पहली बार, माफ करना, दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं। पहली बार आदर्श आचार संहिता कौन से लोकसभा के दौरान लागू की गई थी? ऑप्शन ए तरते लोकसभा, ऑप्शन बी 5वीं लोकसभा, ऑप्शन सी 6ठी लोकसभा, ऑप्शन ये 7वीं लोकसभा। तो याद रखना कि प्रथम आचार संहिता, आपके सामने उत्तर लिखा हूं मैं, आचार संहिता, ये हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा 1971 में जो पांचवी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, उस समय पहली बार आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। ये बात किस में उल्लिखित है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2011 में उल्लिखित है। चलिए इसके बाद में फिर पढ़ते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2010 क्या कहता है? जन प्रतिनिधित्व 2010 क्या कहता है? यह भी एक अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2010 में उल्लिखित है कि NRI भी भारत में वोट डाल सकते हैं। तीसरा आता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान से होता है। और ऑप्शन ये उपरोक्त सभी कथन गलत है। तो अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पहली बार NRI यानी अनिवासी भारतीयों को भारत में मत देने का अधिकार दिया गया था। इसका उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2010 में उल्लिखित है। और अब अंत में एक और आपके सामने जाते जाते मैं क्वेश्चन रख देता हूं। अभी मैंने आपको आदर्श आचार संहिता का बताया है, साथ में लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? सन 2005 में, सन 2010 में, सन 2011 में, 1995 में। 2000 ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन 2016, ऑप्शन ये 1995। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न है। तो आपको याद रखना है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा इसको 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में
मनाई जाने की परमिशन दी गई थी? यह है नेशनल इलेक्शन कमीशन 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 के लास्ट वो दिन था जब सभी हमारे संविधान निर्माताओं ने साइन कर दिए थे इस पर, इस वजह से इसको मनाया जाता है। तो ये सारे पर्सन जो आपके सामने लिखे हैं मैंने, ये सारे अकॉर्डिंग टू द रीट है। और एक बार फिर से कहूँगा कि जो भी वीडियोज़ में बात करता हूँ उसमें चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की विद्यार्थी उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनमें बताए जाने वाले प्रश्न वो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हालांकि मेरा जो वीडियोज होते हैं वो RAS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी पे लागू होते हैं। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ रीट की, तो आज का वीडियो जो है वो स्पेशल रीट के लिए बनाया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। एक बार फिर से जय हिंद।